Hello everyone, welcome back. My name is Dr. Ayushi and in this video we'll be continuing our cell chapter. In last video we have completed prokaryotic cell, okay, basic what the definition of cell, what are the basic classification of cell, what are the functions of cell and again prokaryotic cell. We have completed in previous video, right? And in this video we'll along with the continuation of prokaryotic cell आज हम start करेंगे eukaryotic cell, okay? Eukaryotic cell, they see you can say that it is more complex as compared to your prokaryotic cell structural wise. But when it comes to behavior in behavior pattern, it is somehow it shows simple characteristics or it is also very easy to learn the functioning of eukaryotic cell because जब बहुत सारे organelles present होते हैं तो they used to perform their specific function and no one is interfering इन द फंक्शन ऑफ अदर राइट बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो रहा था बहुत कम ऑर्गेनेलीज हैं और काम बहुत ज्यादा है राइट तो डिफ्रेंसिएशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था तो इसलिए उसको याद करना कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनली कौन कौन सा काम कर रहा है इट इज समहाउ डिफिकल्ट राइट बट यूकैरियोटिक सेल में यू हैव टू जस्ट लर्न अबाउट हाउ मेनी ऑर्गेनेलीज आर देयर एंड व्हाट इज देयर स्पेसिफिक फंक्शन इट इज समहाउ easy to learn the specific function of the organelles which are very familiar to you as well right ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने पहले नहीं पढ़ा आप सबको आइडिया है सेल चैप्टर के बारे में बस द थिंग इज वी हैव टू डील विद द थिंग्स इन डिटेल राइट इन दिस चैप्टर आपको थोड़ा बहुत आइडिया सबको होगा राइट एंड सी सेल चैप्टर नो बिकॉज मुझसे किसी ने कुछ लास्ट वीडियो में ये चीज पूछी थी दैट ये जो कंटेंट है सेल का और दूसरे जैसे अभी ह्यूमन स्केलेटन हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा एनिम लिविंग ऑर्गेनिज्म का सो ऑल दीज चैप्टर आर ओनली फॉर नीट स्टूडेंट्स और 11th 12th या फिर किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स है राइट सी कंटेंट चेंज नहीं होता बायो का कंटेंट सेम ही रहता है अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बायो का पोर्शन आ रहा है तो वहां पे 11th 12th ही स्पेसिफिकली आता है राइट बिकॉज 11th 12th में कुछ नया नहीं है जो 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं ना 10th क्लास में जो हमने बहुत सुपरफिशियल जो टॉपिक्स पढ़े थे वही टॉपिक्स 11th 12th में इलेबोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है राइट सो ये जो भी कंटेंट है वेदर इट इज अ सेल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट और योर बोन्स ह्यूमन स्केलेटन और इसके बाद जो दूसरी वीडियोस आएंगी बॉटनी सेक्शन जोलॉजी सेक्शन दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें बायो का सेक्शन आ रहा है राइट सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स बिकॉज मुझसे किसी ने ये चीज पूछी लास्ट वीडियो से रिगार्डिंग दैट इज दिस कंटेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर CDS एग्जाम और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम ऑफ कोर्स इट इज राइट बिकॉज कंटेंट रिमेन द सेम ऐसे नहीं है कि नीट में बायो में कुछ एक सेल में कुछ और दिया हुआ है और CDS में या किसी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में कोई दूसरा कंटेंट दिया हुआ है सेल में नो सेल विल रिमेन द सेम राइट और जो इसकी स्पेसिफिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सेम वही रहेंगी so this content is important for all the competitive exams your government exams right okay so let's start with the most important thing cell membrane okay when we talk about eukaryotic cell जो सबसे बाहर की लेयर हम बात करेंगे cell membrane okay cell membrane see this is सेल मेम्ब्रेन जब आपने प्रोकैरियोटिक सेल की पढ़ी थी तो वहां पे बस एक छोटा सा आपको चीज दे दी थी राइट ये ग्लाइकोकिलिक्स सेल वॉल को बोला था एंड इट इज लाइक जो सेल एनवेलप था 3 लेयर से मिलकर बना था ग्लाइकोकेलिक्स सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट यहाँ पे आप पूरा एक एज सच एनवेलप नहीं देखोगे यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन वहां पे तो सब सारे मिलके प्रोटेक्शन भी कर रहे थे और कुछ एक दो स्पेसिफिक फंक्शन भी कर रहे थे यहाँ पे सबका स्पेसिफिक फंक्शन है एंड द कॉम्पोजिशन इज ऑल्सो वेरी complex you can say right so cell membrane with after the discovery of electron microscope right in 1950s chemical studies becomes easy right chemical studies easy हो गई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप छोटी से छोटी चीजों को भी बहुत क्लियरली लाइक इट कैन इस नाम ही उसका ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज को भी ये बहुत प्रॉपरली विजिबल कर सकता है राइट सो when with the discovery of electron microscope in 1950s the very first thing that came up was that इन ह्यूमन ऑन ह्यूमन RBC सेल मेम्ब्रेन कुछ लेयर्स जो थी वो देखी गई और उसमें से लिपिड था लिपिड देखा गया प्रोटीन्स देखे गए राइट कोलेस्ट्रॉल वाज आल्सो देयर राइट दीज आर द 3 थिंग्स लिपिड प्रोटीन
एंड कोलेस्ट्रॉल। दीज आर द थ्री थिंग्स जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर देखे गए। ह्यूमन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन पे ये तीन यू कैन से बायोमोलिक्यूल्स देखे गए। प्लस जो लिपिड था ना वो अपनी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट था, राइट। इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ लिपिड, तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म का मतलब होता है व्हेन लिपिड फॉर्म्स बॉन्ड विथ सम अदर बायोमोलिक्यूल, और वो दोनों साथ में आते हैं, राइट। अगर वो शुगर के साथ में, मतलब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के साथ में, अगर मैं सिंपली बोलूं, अगर ग्लूकोज के साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, फॉस्फेट के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो ये दैट इज नोन एज अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ लिपिड, राइट। सो कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स भी लिपिड की दिखी आपको, ठीक है, जैसे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस के साथ में बना रहा है, फॉस्फोलिपिड, राइट। और भी कोई कॉन्जुगेटेड फॉर्म मिली यहाँ पे, एंड दैट इज फॉस्फोग्लाइसरेट्स, राइट। फॉस्फोग्लाइसरेट्स। ओके, सो फॉस्फोग्लाइसरेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे हैं, दीज आर द मेजर लिपिड्स दैट आर फाउंड in eukaryotic cell membrane, right? So this is the major lipid that is found. One of the important question, because NCERT ये बोलती है that major lipid जो पाए जाते हैं एक सेल membrane में, that is phospholipids, right? And they are arranged in bilayer, मतलब दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, right? इस तरह से, सपोज दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, तो ये इस तरह से दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी, राइट, और इसके बीच में कंटेंट होगा लाइक दिस, बाय लेयर, ठीक है। मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। बाई लेयर, ठीक है। ये देखो, एक लेयर आपको ऊपर से आती हुई दिख रही है, एक लेयर आपको ऐसे नीचे से आती हुई दिख रही है। तो दिस वन स्ट्रक्चर इज अ फॉस्फोलिपिड, दिस वन स्ट्रक्चर इज अ फॉस्फोलिपिड, राइट। जिसमें आपको ये हेड दिख रहा है, ये टेल दिख रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके दिखाऊं ना, तो ये इस तरह से, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, राइट। सो दिस इज द हेड रीजन, दिस इज द हेड रीजन ऑफ फॉस्फोलिपिड, एंड दिस इज द टेल रीजन, राइट। सो आप देख रहे हो ये दो लेयर्स है, एक इधर है और एक इधर है। दिस इज नोन एज बाई लेयर, राइट। तो ये दोनों मिलकर बनता है बाई लेयर। सो लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये दोनों लेयर्स क्या है, ये इस तरह से बाई लेयर फॉस्फोलिपिड, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक हेड होगा और एक टेल होगा। तो हेड रीजन जो होता है वो बाहर की तरफ फेस करता है, इट फेस आउटवर्ड्स, एंड इट इज हाइड्रो, एंड जो हेड है ना, दैट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है। बट जो टेल होती है वो अंदर की तरफ फेस करती है इनर साइड पे, एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक। अलोंग विद दैट हेड पोलर होगा और जो टेल होगी वो नॉन पोलर होती है, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो टेल रीजन है, टेल रीजन अंदर की तरफ होता है। आप देख रहे हो ये वाला टेल रीजन अंदर की तरफ है। दोनों लेयर में ये इस तरह से आ रहा है, एक लेयर, ठीक है, एक लेयर लिपिड का, और ये दूसरा लिपिड का लेयर। तो आप देख रहे हो दोनों के जो हेड है वो बाहर की तरफ है और जो टेल है वो अंदर की तरफ है, राइट। क्यों? बिकॉज जो हेड होता है ना, दैट इज पोलर इन नेचर, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर होता है, सो दैट किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को ये बाहर से अंदर की तरफ आने देगा, परमिशन उसको प्रोवाइड कर देगा। हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, राइट। दैट मीन्स कि ये जो एक्सटर्नल एक्वस इन्वायरमेंट है, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है? सेल के अंदर ना। तो सेल के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म होता है, राइट। तो वो एक्वस इन्वायरमेंट हो गया। तो वो एक्वस इन्वायरमेंट में बहुत आराम से रह सकता है। अगर कोई चीज हाइड्रोफोबिक है, वाटर मतलब हाइड्रोफिलिक नहीं है, दैट मीन्स वाटर लविंग नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, राइट। तो वो एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रह सकती। इसीलिए टेल अंदर की तरफ रहती है, बिकॉज टेल इज नॉन पोलर, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में भी नहीं आ सकती। एंड इट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर लविंग नहीं होता है, फोबिया है, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रह सकता। इसीलिए हेड बाहर की तरफ होता है और टेल अंदर की तरफ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हेड बाहर की तरफ होता है, टेल अंदर की तरफ होती है, बिकॉज हेड इज हाइड्रोफिलिक,
राइट, एंड पोलर टेल इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, राइट। सो इसलिए जो लिपिड की बाई लेयर होती है उसका हेड बाहर की तरफ होता है ताकि वो बहुत आराम से एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रह सके, और टेल अंदर की तरफ होती है ताकि वो एक्वस एनवायरनमेंट से दूर रह सके, राइट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमने क्या देखा, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ये अलग होता है। अलग 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 टाइप के सेल में इनका कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है। एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आरबीसी का इन योर एनसीईआरटी, and that is, if we talk about the composition of protein and your lipid, it is different in different cells, but यहाँ पे जो आरबीसी का आपको दिया हुआ है that is fix, आरबीसी का जो देखा हुआ है वो फिक्स है। 40% यहाँ पे दिया हुआ है लिपिड का रेशियो, दैट मीन्स इन ह्यूमन आरबीसी 40% लिपिड होता है एंड 52% प्रोटीन होता है, राइट। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन मैंने बताया। क्लासिफिकेशन, रेशियो, बहुत क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है क्योंकि ये रेशियो वेरी करता है। जो कॉम्पोजिशन है सेल मेम्ब्रेन का, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो या कार्बोहाइड्रेट हो, दे वेरी इन देयर कॉम्पोजिशन, राइट। और एक क्लासिक एग्जाम्पल है इसका आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी। बहुत पूछा जाता है कि ह्यूमन आरबीसी में किस परसेंटेज में this protein and lipid and carbohydrates are present. So see, if this your protein is 52%, right, and your this lipid is 40%, तो कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट हो गया, प्लीज बताइए मुझे, कितना परसेंट हो गया कार्बोहाइड्रेट, राइट। सो आपका हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि 40% आपका लिपिड हो गया, 52% प्रोटीन हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट कितना बचा, राइट। ये दोनों हो गया 92, तो रेस्ट जो रिमेनिंग परसेंट हो गया, कार्बोहाइड्रेट कह रही, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल कितना हो गया आपके पास, 8%, राइट, ह्यूमन आरबीसी में 8%। ओके, नाउ यहाँ पे दो चीज लिखी हुई है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोटीन, दिस इज द टाइप ऑफ प्रोटीन on the basis of extraction, right, on the basis of ease of extraction। ease of extraction का मतलब है कि कितना easily प्रोटीन को आप लेयर से बाहर निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो प्रोटीन को। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कितना इजीली एक्सट्रैक्शन कर सकते हो आप प्रोटीन का, राइट। सो जिन प्रोटीन को आप बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा डीपली एम्बेडेड नहीं थे, वो ऊपर ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे, सुपरफिशियली प्रेजेंट थे, इसीलिए उनको बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन, राइट। एंड जिनका एक्सट्रैक्शन करना डिफिकल्ट है, जिनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, दैट मीन्स दे आर डीपली एम्बेडेड, राइट, दे आर इंटीग्रल, राइट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल प्रोटीन्स, दे आर एक्चुअली टोटली बरीड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, बहुत डीपली एम्बेडेड होते हैं। पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी, बाउंड्री पे ही प्रेजेंट होंगे, दे लाई ऑन द सर्फेस ऑफ मेम्ब्रेन, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो आपको ये थ्रेड लाइक्स दिख रहे हैं ना, दिस इज प्रोटीन, बिकॉज ये ऊपर पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, तो दीज आर पेरिफेरल, दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन्स, okay, these are peripheral protein, okay। एंड इंटीग्रल प्रोटीन हो गया जो बहुत डीपली एम्बेडेड है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, ओके। सो ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटीग्रल और पेरिफेरल, राइट। दिस कंप्लीट्स योर सेल मेम्ब्रेन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन का बिहेवियर पैटर्न पे, और उसका एक इम्प्रूव्ड मॉडल दिया, एक इम्प्रूव मॉडल दिया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, ठीक है। किसने दिया, सिंगर एंड निकल्सन ने दिया इन 1972, राइट। इन 1972 सिंगर एंड निकल्सन, दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिया, एंड दे कॉल इट अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस इज द मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड, यू कैन से द मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड cell membrane structure, modified or improved cell membrane structure, ठीक है, इन 1972।
ऑन द बेसिस ऑफ क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, दैट मीन्स लिपिड जो है वो सेमी, क्वाजी मीन्स सेमी, क्वाजी मीन्स सेमी फ्लूइड, क्वाजी मीन्स सेमी और फ्लूइड लिखा है आगे क्वाजी फ्लूइड, दैट मीन्स सेमी फ्लूइड। ना तो वो पूरी तरह से लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, ना ही वो पूरी तरह से सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। लिपिड इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन वर्क्स एज अ क्वाजी फ्लूइड, दैट मीन्स अ सेमी फ्लूइड, थोड़ा बहुत लिक्विडिटी उसके अंदर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर देता है सेल मेम्ब्रेन को, राइट। और वो फ्लूइडिटी होती है कि बिकॉज आप देखो कोई भी चीज अगर एक लिक्विड मटेरियल के अंदर होती है तो वो उसके अंदर बहुत आराम से फ्लो कर सकती है। तो वो यही बोल रहा है कि लिपिड सेमी फ्लूइड होता है, इसीलिए उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत आराम से मूव कर सकते हैं, राइट। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या मतलब क्या दिखाता है, ठीक है, क्या बोलता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट सिंगर एंड निकल्सन गेव बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इसका नाम ही ये पड़ा है, ठीक है। एक लिक्विड के अंदर कितनी भी आप पार्टिकल्स डाल दो वो बहुत आराम से उसके अंदर फ्लो कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि लिपिड का जो नेचर होता है इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन वो एक क्वाजी फ्लूइड जैसा बिहेव करता है, सेमी फ्लूइड जैसे बिहेव करता है, और इसीलिए उसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स होते हैं they become this nature of lipid, it enables protein to move laterally, sidewise, right। lateral मतलब साइड वाइज वो मूव कर सकता है, राइट। दोनों तरफ वो लेटरली मूवमेंट कर सकता है। सो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन, इट इज बिकॉज ऑफ द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ lipid, right। it provides fluidity. What is fluidity? The formation of intercellular स्पेसेस और कनेक्शंस, यू कैन से। फ्लूइडिटी की वजह से क्या होता है, सेल्स जो होते हैं आपस में इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस बना सकते हैं, राइट। और बहुत सारी चीजों में ये मदद करता है। कनेक्शंस की वजह से एंडोसाइटोसिस होता है, फेगोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, दीज आर द बेसिक फंक्शंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द क्वाजी फ्लूइड नेचर। क्वाजी फ्लूइड नेचर की वजह से आते हैं, क्योंकि क्वाजी फ्लूइड नेचर की वजह से फ्लूइडिटी आती है, राइट। और ये फ्लूइडिटी इनेबल करती है सेल मेम्ब्रेन को टू परफॉर्म दीज फंक्शंस। एंडोसाइटोसिस मतलब जब सेल सेल ईटिंग बोलते हैं इसको, एंडोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, जब कोई सेल कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ कोई भी चीज जब वो इंजेस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल इनगल्फिंग, जब कोई भी चीज वो इनगल्फ करता है, राइट, उसके स्ट्रक्चर को डिफेम करने के लिए, राइट, स्ट्रक्चर डिफेम करने के लिए फेगोसाइटोसिस। और कोई भी चीज अगर वो इंजेस्ट कर रहा है, ईट कर रहा है, दैट इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। प्लीज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, राइट। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, ओके, एंड फेगोसाइटोसिस मीन्स सेल एनगल्फिंग। let me just write it. एंडोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, कोई भी चीज वो इंजेस्ट कर रहा है अंदर की तरफ सेल, एंडो मीन्स इंटरनल, नो, एंड साइटोसिस वर्ड इज यूज्ड फॉर सेल, राइट। एंड फेगोसाइटोसिस इज सेल engulfing, there is a difference, right। please don't get confused। ऑल्दो दोनों ही फंक्शन किसकी वजह से हो रहा है, फ्लूइडिटी जो आती है सेल मेम्ब्रेन में बिकॉज ऑफ क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, उसकी वजह से आ रही है, बट दोनों चीजें अलग अलग होती है, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। अगेन द अदर फंक्शन सेल डिविजन इन सेल ग्रोथ, ये सारे फंक्शंस फ्लूइडिटी की वजह से हो रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कराता है, बट ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ना दो तरह से हो सकता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है एंड एक पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। हम बहुत टाइम से बहुत लोअर स्टैंडर्ड से ये पढ़ते रहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट? See, there is when something move from one place to other, there is always a concentration gradient जिसकी वजह से वो मूव करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम बिटवीन टू प्लेसेस, राइट। एक जगह पे उस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी जगह पे उसका कंसंट्रेशन कम है। वो आयंस भी हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ देर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तब वो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, राइट। और वही मूवमेंट होता है आपका दो तरीके का, एक्टिव और पैसिव। अगर
नॉर्मली हम अगर बात करें कोई चीज कहाँ किस तरह से मूव करती है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करती है इन अ नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन। जब कोई चीज कंसंट्रेशन में वेरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, सो जिस प्लेस पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, दैट इज वेरी ऑब्वियस ना, जहां पे कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो वो अपने ज्यादा एरिया से कम वाले एरिया तक फ्लो करके जाएगी, वो बहुत नॉर्मल मूवमेंट होता है उसका। सो दैट इज नोन एज पैसिव। जब कोई भी चीज हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते, दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती क्योंकि ये बहुत नॉर्मली होता है, तो यहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, राइट। ये दो तरीके से हो सकता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन होता है जैसे गैसेस, बहुत नॉर्मल एग्जांपल लेती हूँ, परफ्यूम। एक जब परफ्यूम लगाते हो आप तो धीरे धीरे वो जो गैस रिलीज होती है वो धीरे धीरे पूरे रूम में डिफ्यूज होने लगती है। मतलब जिस पर्टिकुलर जोन जगह पे आपने बहुत सारा परफ्यूम लगाया, स्प्रे किया है, डिओड्रेंट्स लगाए हैं, वो धीरे धीरे डिफ्यूज करने लगेगा टू देयर प्लेसेस वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ दैट गैस इज लेस, राइट। दैट इज डिफ्यूजन विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इन्वायरमेंट की हेल्प लेके वो डिफ्यूज करता जा रहा है। ऑस्मोसिस भी सेम यही चीज होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाना, बट विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, राइट। सो यहाँ पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या कोई कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की जरूरत, उसको मटेरियल की, मीडियम की जरूरत नहीं है डिफ्यूजन को, बट ऑस्मोसिस में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो अगर मैं बोलूँ मीडियम की रिक्वायरमेंट लिक्विड को होती है, तो डिफ्यूजन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन करती है गैसेस, और ऑस्मोसिस होता है वाटर मूवमेंट, क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए यू नीड अ मीडियम, राइट। दैट इज वाई। सो दे बहुत नॉर्मली, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? Diffusion is the movement of gases from their higher concentration to lower concentration without any membrane or medium, right? But osmosis is the movement of water from from its higher concentration to lower concentration with the help of any membrane or medium, right? Okay. देन वी कम टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो। अभी हम बात कर रहे थे हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, एक्टिव होता है लोअर टू हायर। एक तो ऑलरेडी वहां पे नंबर ज्यादा है, उसके बाद भी आप उसी प्लेस पे आयंस या जो भी चीज है वो भेजते जा रहे हो, प्रोटीन्स जो भी है, सो ये उल्टा जा रहे हो आप, तो दैट मीन्स यू नीड एनर्जी, राइट। यू नीड एनर्जी, ओके। जब आप किसी चीज के अगेंस्ट काम करते हो तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हो, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो यू नीड एनर्जी। तो यहाँ पे दिस इज एटीपी। एटीपी की जरूरत पड़ती है, एटीपी रिक्वायरमेंट होता है। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत आराम से समझ आता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ओके। अभी आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ओके। सो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस है, पैसिव जाता है टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसीलिए जब भी कोई चीज आप अगेंस्ट में करते तो यू नीड एनर्जी। से फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप ग्रेविटी के फेवर में आप नीचे जब आप स्टेयरकेस से नीचे आते हो, ठीक है, तो आप ग्रेविटी के फेवर में काम कर रहे हो, उसी के पास जा रहे हो, तो आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। जब स्टेयरकेस चढ़ते हो ऊपर, अपवर्ड जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो, सो दैट तब ज्यादा मेहनत लगती है ना, तब ज्यादा थक जाते हैं। सो कोई भी चीज जब हम नेचुरल सोर्स के अगेंस्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो नेचुरली मूवमेंट कहाँ हो रहा है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, बट जब आप लोअर टू हायर जाओगे तो वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हेंस दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड मीन्स हार्ड स्ट्रक्चर होता है, राइट। आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। फंजाई और प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ओके। इट गिव्स शेप टू द सेल, प्रोटेक्शन करता है सेल की फ्रॉम एनी मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, राइट। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्शन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल। कैसे करता है वो अभी अभी हम देखेंगे, ठीक है।
इट ऑल्सो वर्क्स एज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। कोई भी अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल है तो उसके लिए एज अ बैरियर काम करेगा, उसको सेल के अंदर जाने नहीं देगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एन एल्गल सेल वॉल एंड प्लांट सेल वॉल। एल्गल सेल वॉल की अगर हम बात करें, मतलब एल्गे की सेल वॉल की बात करें, तो उसमें होता है cellulose plus galactans plus mannans and some minerals. Okay, this composition is very important for your school purpose, for your need, and for other competitive exam as well, right? Plants में mainly होता है cellulose, then hemicellulose, pectins and some proteins, right? Very important. चांद सितारे बना लीजिए, इस पे जितने भी बनाने हैं, this is very important. Okay, प्लांट सेल वॉल किस तरह से, प्लांट सेल वॉल का एक थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है जिस तरह से वो ग्रो करता है। जब यंग प्लांट होता है ना, तो यहाँ पे लिखा है यंग, दो तरीके की सेल वॉल वहां पे आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन यंग सेल दे आर केपेबल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। जैसे अगर सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, राइट? ये इनिशियल सेल वॉल थी इन यंग स्टेज। धीरे धीरे इसके बाहर ये जो है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करने लगेगा, और इसके बाहर, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। ओके, सी दिस इज अ प्लांट सेल, इसकी सेल वॉल है ये चारों तरफ, ये अंदर की तरफ ना सेकेंडरी ग्रोथ करने लगता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी ग्रोथ करने लगता है। सो दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ, दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है ना, जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो बाहर की तरफ से थोड़ा थोड़ा जाने लगती है, बीच बीच में से आप इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से, सॉरी, दिस इज, ये इसका, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। बीच बीच में से ये प्राइमरी जो है ना, इसे डिमिनिश होने लगेगा जैसे जैसे सेकेंडरी अंदर की तरफ बनती रहेगी। और प्लीज, सेकेंडरी वॉल हमेशा अंदर की तरफ बनती है, बाहर की तरफ नहीं बनती है, ठीक है? सो प्लांट में दो तरीके की सेल वॉल आप देखोगे, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ बनेगी, एंड प्राइमरी सेल वॉल जो होगी वो बाहर की तरफ होती है। तो धीरे धीरे जैसे सेकेंडरी सेल वॉल बनती रहती है, अब बाहर वाली जो प्राइमरी सेल वॉल है वो डिमिनिश होने लगती है, राइट? अब हम कुछ सेल टू सेल कनेक्शंस की बात कर रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सेल टू सेल कनेक्शन, राइट? सेल टू सेल कनेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं। नंबर वन इज मिडल लेमिले। मिडल लेमिला होता है ये, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेड, और ये दो सेल को ना आपस में चिपका के रखता है। जो नेबरिंग सेल्स हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज वन सेल एंड दिस इज द अदर सेल, तो ये इनको साइड में से चिपका के रखेगा, ठीक है? इसके आसपास अगर एक और कोई सेल आ जाएगा तो ये उसको भी इस तरह से अपने बराबर में ऐसे चिपका के रखेगा, राइट? तो ये साइड टू साइड कनेक्शन देता है ना, पूरी तरह से ग्लू की तरह से। फेविकॉल आपने यहाँ पे ग्लू लगा दिया और फेविकॉल लगा दिया और साइड में से चिपका दिया, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ओके, उसके बाद जो सेकंड कनेक्शन होता है वो होता है एक थ्रेड के थ्रू एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है, राइट? और वो जो जाता है ना, वो सेल वॉल के थ्रू बनता है। वो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ वो सेल वॉल के थ्रू बनता है, राइट? दिस इज, सी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कहाँ से आ गया है? प्लीज इसको नजरअंदाज कर दो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है? आपकी लाइफ में ना आपकी इग्नोरिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी इतनी ज्यादा इग्नोरिंग पावर होनी चाहिए कि जैसे अभी तुम लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल दिखना बंद हो चुका है, ठीक है? कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है ना, इतना ज्यादा इग्नोरेंस पावर रखो, यू नो, कि जिस चीज यू हैव टू डू योर वर्क, और आप उसके ऐसे आर पार देख सको, इतना अच्छा इग्नोरिंग पावर रख दो, बहुत काम आता है ये चीज, राइट? जैसे अभी काम आ रहा है, बिल्कुल भी इसको नहीं देखना है हमें, जस्ट इग्नोर इट। तो ऐसे कुछ लोगों को भी आपको अपनी लाइफ में ना इग्नोर कर देना चाहिए, जो बहुत टॉक्सिक होते हैं आपके लिए, कि उनके आर पार आपको दिख जाएगी। इफ यू टॉकिंग टू मी, नो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, आप मेरे को दिख ही नहीं रहे। ओके, आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माई गोल। ओके, सो यहाँ पे हमारा बेसिक गोल है सेल वॉल का जो ट्रांसवर्स होता है, सेल वॉल से जो ट्रांसवर्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। सो प्लाज्मोडेस्मेटा इज इंपॉर्टेंट।
पहला सेल टू सेल कनेक्शन था मिडिल लेमेला और दूसरा सेल टू सेल कनेक्शन है प्लाज्मोडेस्मेटा, राइट। प्लाज्मोडेस्मेटा बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल लेमेला इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं बहुत प्रीवियस ईयर्स की बात करूं तो प्लाज्मोडेस्मेटा ज्यादातर पूछा गया है, राइट। इट इज also the connection of two or more neighboring cells, but the difference is ये पूरा का पूरा नहीं चिपकाता सेल को, ये पूरा ग्लू की तरह काम नहीं कर रहा। एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म तक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, राइट। सो दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट कनेक्ट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेट मी जस्ट राइट इट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइट, एंड इट कनेक्ट्स cytoplasm of one cell, cytoplasm of one cell with the cytoplasm of other cell. Okay, done. प्लीज इसको तो आई थिंक आप नहीं भूलोगे बिकॉज आपको इग्नोर करने की बात यहाँ पे आ गई। सो ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे कुछ नहीं था ही नहीं कभी, ऐसे कर दो। चलो नेक्स्ट, फिर से आ गया हमारे पास थोड़ा सा रिलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता है एक्चुअली। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़ा सा डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। So there are few cell organelles, यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेलीज, जिनका फंक्शन एक दूसरे से कोरिलेट करता है। Although every cell organelle of a eukaryotic cell have their specific structure and their specific function, but there are few cell organelles जिनका structure और function is correlated, it's related to one other, right? ऐसा नहीं है कि इंटरफेयर कर रहे हैं, बट देयर फंक्शन इज रिलेटेड। दैट मीन्स पहले ये होगा तो इसके बाद फिर दूसरा फंक्शन ये है, तो वो एक ना क्यू में रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा फंक्शन होना है। तो पूरा एक एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को या पूरी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको वन बाय स्टेप सारे ऑर्गेनेलीज में जाना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए वो को रिलेटेड होता है। तो जितने भी ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका फंक्शन और स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है एक दूसरे से, उनको हमने एक सिस्टम में रख दिया है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। एंड दिस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कंटेन्स फोर सेल ऑर्गेनेलीज: endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and vacuoles. Right. So, without wasting time, let's start with the first endomembranous structure, and that is endoplasmic reticulum. Right. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, सो दे हैव वेरी टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होते हैं, राइट, लाइक दिस। सी these are the tiny tubular structures, okay? और इनको हम बेसिकली, ये जो टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओके, इनको हम बोलते हैं रेटिक्यूलम, इसीलिए ये नाम पड़ा रेटिक्यूलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइट। सो ये जो टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलम, राइट। सो ये सब क्या हो गए? ये सब क्या है? रेटिक्यूलम्स, ओके। देन ये क्या करते हैं, जो पूरे सेल का जो इंटर मतलब जो स्पेस है ना, पूरे सेल का जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हो गया ल्यूमिनल स्पेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ रहा है, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट होता है आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, तो जितना भी साइटोप्लाज्म का एरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ रहा है, दैट इज ल्यूमिनल, राइट। और जितना भी एरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर आ रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, राइट। इनके पास राइबोसोम्स अटैच होते हैं टू देयर आउटर सरफेस, लेकिन सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं होते। So again, a very important topic on the basis of presence or absence of ribosomes, your endoplasmic reticulum are of two types. If the ribosomes are present on their outer surface, their structure, their texture becomes rough, इसीलिए उसको बोलते हैं rough endoplasmic reticulum। और अगर राइबोसोम्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, तो उनका टेक्सचर स्मूथ होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे, ईआर पे
राइबोसोम्स प्रेजेंट प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से ना उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना रफ हो जाता है, इसीलिए उसको रफ बोलते हैं। सो ये आप देख रहे हो, ये सारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पे ये येलो बॉडीज जो आपको दिख रही हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ये जो येलो बॉडी आपको दिख रही है ना, दीज आर राइबोसोम्स, राइट। सो ये जिन जिन पे राइबोसोम्स हैं, ये सब क्या हो गए, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी येलो कलर की बॉडी मतलब राइबोसोम्स नहीं दिख रहे, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है बिकॉज राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एंड वी नो दैट राइबोसोम्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन, राइट। सो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, okay, and extensive and continuous continue to the outer membrane of nucleus की outer membrane से continuation में रहते हैं, ये उनसे जुड़े हुए रहते हैं, राइट। तो फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि राइबोसोम्स है ही नहीं, राइबोसोम्स ही प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, ओके। ये करेंगे लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स का synthesis, right, and their secretion. So the function of SER and RER is very important, right? अगर मैं RER की बात करूं तो RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइट, एंड SER क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, तो ये लिपिड एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स इनका सेक्रीशन, सिंथेसिस और सेक्रीशन करता है, ओके। This completes your first structure of endoplasmic reticulum. Second is Golgi complex और Golgi apparatus, कुछ Golgi भी बोलते हैं इसको, इट्स अप टू यू, आप कोई भी कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ये जो नाम पड़ा था, ये साइंटिस्ट के नेम पे पड़ा था। कैमिलियो गोल्गी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया, राइट। In 1989, densely stained reticular structures they were seen near the nucleus, right? और ये जो आपको ये इस तरीके के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, इस तरीके से ये, right? These are known as cisternae, right? क्या बोलते हैं इनको, cisternae. These are cisternae. ओके, इनके अगर मैं ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इनके अगर मैं साइज की बात करूं तो ये 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन भी होता है। दे हैव डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और फॉर्मिंग फेस। इनके दो फेज होते हैं, एक होता है कॉनकेव एंड एक होता है कॉन्वेक्स, राइट। जो कॉनकेव होगा वो इस तरह से होगा, दिस इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इज दिस, राइट। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव ये बाहर, सॉरी अंदर वाला कॉनकेव, राइट। और ये बाहर वाला जो बल्जी पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉन्वेक्स, राइट। जैसे आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस या ग्लास में देखते हो मिरर में, ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे है, राइट। सो इसका जो कॉन्वेक्स फेज होता है वो फॉर्मिंग फेज भी होता है, और कॉनकेव जो होता है वो ट्रांस या मैच्योरिंग फेज होता है। इनका फंक्शन में आपको बताती हूँ, बिकॉज फॉर्मिंग और मैच्योरिंग इसके फंक्शन से रिलेटेड है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स इन वेसाइकल्स। ये आप इसके अंदर कोई भी मटेरियल दे दो, आप इनको कार्बोहाइड्रेट दे दो, आप इनको प्रोटीन दे दो, आप इनको लिपिड दे दो, कुछ भी दे दो, ये उसको एक शेप दे देंगे वेसाइकल की फॉर्म में। तो जब भी कोई चीज एंटर करती है ना गोल्गी अपैरेटस में, तो वो इसके फॉर्मिंग फेज से एंटर करती है, पूरा एक शेप आ जाएगा, वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इट विल कम आउट फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज, ओके। इसीलिए मैं बोल रही थी फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मिंग एंड से कोई भी बायोमोलिक्यूल, कोई भी मटेरियल एंटर करेगा गोल्गी अपैरेटस में, और मैच्योरिंग फेज से एग्जिट करेगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस वो एक वेसाइकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, this is Golgi apparatus is the important site for the formation of glycoproteins and glycolipids. ग्लूकोज और प्रोटीन को आपस में मिलाकर पैक करना, ग्लूकोज और लिपिड को आपस में मिलाकर पैक करने का काम किसका है, गोल्गी apparatus, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कहाँ पे दो मेन मटेरियल्स बताइए जिनका फॉर्मेशन हो रहा है गोल्गी apparatus से, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, ओके। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एंड इट इज वेसाइकल इन स्ट्रक्चर,
ठीक है, वेसाइकिल के जैसा होता है। अभी आपने क्या पढ़ा कि गोल्गी अपैरेटस किसी भी मटेरियल को वेसाइकिल में चेंज कर देता है। सो ये वो ऑर्गेनेली है, इसीलिए ये ना क्लोज एसोसिएशन में होता है विद गोल्गी अपैरेटस। व्हाई? क्योंकि ये एक वो स्ट्रक्चर है जो गोल्गी अपैरेटस ने खुद से बनाया है, राइट? इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी अपैरेटस, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम बना कैसे है? गोल्गी अपैरेटस ने बनाया है। ओके, इट इज रिच इन ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, इन सबको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए सारे एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट होंगे। एंड ऑल दीज एंजाइम्स दे वर्क एंड हाई, मतलब एसिडिक पीएच पे ये काम करते हैं। एसिडिक कंडीशंस होनी चाहिए, उस पे ये काम करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड दे आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड अदर एसिड्स, न्यूक्लियर एसिड्स जैसे आप उसको बोलते हो, न्यूक्लियसेस। ओके, सो राइट, सो जितने भी एंजाइम्स हैं ये सारे बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल थोड़ा सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, जिसमें आप इंट्रोडक्शन ले रहे थे सेल का। इसमें ये एक ऐसे स्पेस होते हैं साइटोप्लाज्म में जिनके अंदर कुछ भी आप फिल कर सकते हो, राइट? सो दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। दे मे हैव वाटर, सैप, excretory product or any other material, but it should be useless. The material that is filled inside the vacuole, it should be useless. Okay, they are single membrane structure और उस membrane का नाम होता है टोनोप्लास्ट, right? टोनोप्लास्ट क्या करता है? It facilitates the transport and number of ions and other materials against the gradient into vacuole. Against the gradient मतलब हायर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है। अगर वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड आयंस हैं, स्टिल उसको साइटोप्लाज्म से अपने अंदर और ज्यादा आयंस लेकर आना है, तो दैट दैट बिकम्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ना, तो ये टोनोप्लास्ट उसमें मदद करती है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाकर मूवमेंट जब होता है वैक्यूल के अंदर किसी भी आयन का, वाटर का, सैप का, किसी भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का, किसी भी मटेरियल का, तो वो टोनोप्लास्ट की वजह से होता है, राइट? ओके, एंड प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं और दे कैन बी मल्टीपल इन नंबर। बट इन प्लांट सेल एक सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है बिल्कुल सेंटर में, एंड इट ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। ओके, एंड एग्जाम्पल इज अमीबा प्रोटिस्टा, राइट? अमीबा में प्रेजेंट होता है वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट? प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है फॉर एनगल्फिंग फूड मटेरियल, एनगल्फ करने के लिए फूड, राइट? दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्यूल्स, राइट? सिर्फ प्लांट में ही नहीं होता है, अमीबा में भी दिखेगा आपको, राइट? प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्ट में भी आपको दिखेगा, सारे प्रोटिस्ट के अंदर होता है फूड वैक्यूल। Okay, so this completes your endomembranous सिस्टम, जिसमें आपने चार सेल ऑर्गेनेली पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, राइट? अब हम आते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत चल रहा है ये, ठीक है? पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, बट क्यों बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज हम वो देखेंगे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, माइटोकॉन्ड्रिया इज विजिबल ओनली आफ्टर स्टेनिंग, बहुत हाईली स्टेन स्ट्रक्चर होता है, हाईली स्टेन करोगे तभी दिखेगा आपको। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सेल। अभी आप क्या बोल रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, ठीक है? दैट मीन्स ये एनर्जी दे रहा है, पावर हाउस है मतलब एनर्जी दे रहा है। सो जिस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा काम कर रहा है, वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, तो वो ज्यादा काम कर रहा है, तो उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, राइट? सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया is different in different cells depending upon their physiological activities. If one cell have मोर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, तो उसके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। एक सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम प्रेजेंट होंगे, राइट? इट ऑल्सो वेरीज इन शेप एंड साइज, ये सॉसेज शेप का भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, राइट?
एंड इट इज अ डबल मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. डबल मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मैम्ब्रेन और इनर मैम्ब्रेन. यहाँ पे मैं बता देती हूँ. राइट, दिस इज द आउटर मैम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मैम्ब्रेन. ये थोड़ा सा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. एंड दिस इज द इनर मैम्ब्रेन. ठीक है. इनर मैम्ब्रेन जो होती है ना, इसकी फोल्ड कर लेती है. देखो आउटर मैम्ब्रेन में कोई फोल्ड्स आपको नहीं दिख रहे, बट इनर मैम्ब्रेन देखो ये फोल्ड्स बना रही है. राइट, ये जो फोल्ड्स कर लेती है, इन फोल्डिंग्स जो होती है इनर मैम्ब्रेन की, इनको हम ये पूरा जो ल्यूमेन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इनर और आउटर. ओके, इनर एंड आउटर. आउटर जो होता है फॉर्म्स द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ सेल, बाहर का पूरी जो लेयर है. राइट, सो ये दिस इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड दिस इज द इनर कंपार्टमेंट. ग्रीन कलर से जो दिख रहा है, दिस इज द इनर कंपार्टमेंट. सॉरी. ओके, जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, सारी इनर कंपार्टमेंट के अंदर होती है. ओके, और ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, दीज आर द इनफोल्डिंग्स. इनफोल्डिंग्स ऑफ, प्लीज ये याद रखना, इनफोल्डिंग्स आउटर मैम्ब्रेन की नहीं होती, इनफोल्डिंग्स इनर मैम्ब्रेन की होती है. बाहर वाला मैम्ब्रेन कभी भी फोल्ड नहीं होता अंदर की तरफ. ठीक है, इनर मैम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होता है. एंड दे नोन एज, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं दे आर नोन एज क्रिस्टे. दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे. क्रिस्टे का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ क्रिस्टे इज टू इंक्रीज, यहाँ लिखा है इज टू इंक्रीज function of cristae is to increase the surface area. अंदर का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा दे. राइट, इनके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, मतलब एटीपी फॉर्मेशन में मदद करते हैं. इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस. ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. एनर्जी जनरेट करता है. एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. राइट, सो ये एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं. इसके मैट्रिक्स में खुद के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग ऑल्सो. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट देयर आर सम ऑर्गेनेलीज जिनको हम बोलते हैं, जैसे राइबोसोम को हम बोलते थे ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली. तो मैंने बताया था कि राइबोसोम को ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइट सेल के साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होता है, बट उसके साथ साथ कुछ दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ दैट सेल ऑर्गेनेली जिसके अंदर राइबोसोम, खुद के पास इसके राइबोसोम प्रेजेंट होंगे. बट एक चीज ध्यान रखना, यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स होते हैं वो 80s होते हैं, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होंगे वो 70s होते हैं. इसके पास खुद का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कुछ आरएनए होते हैं, प्लस इट इज केपेबल ऑफ डिवाइडिंग बाय फिजन. फिजन करके, मतलब एक से दो में टूट जाना, द टैग एक से दो में टूट जाना. तो ये फिजन कर सकता है, डिवाइड कर सकता है. इसीलिए ना, अगर किसी सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट, मतलब पहले तो कुछ ज्यादा वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं था, बट ड्यूरिंग एनी कोर्स ऑफ टाइम अगर उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है, तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि उनका नंबर इंक्रीज हो जाए और वो ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन कर सके. तो जैसे जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होती जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी चेंज होता जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिजन. राइट, तो वो अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बहुत आसानी से. अगर किसी भी सेल की नीड, फिजियोलॉजिकल नीड बढ़ गई है, तो वो आराम से माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स आपको प्लांट और यूग्लिनॉइड्स में मिलेंगे. ठीक है, बिकॉज प्लांट और यूग्निलॉइड्स दोनों ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्लास्टिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, they are large specific pigments, right? Because they have large specific pigments, they impart specific color. Right, उसके basis पे
ये तीन तरीके के प्लास्टिड्स तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है एंड दे ट्रैप लाइट। लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए अभी डिटेल में हम इसी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट का, राइट। सो क्लोरोप्लास्ट इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, क्योंकि ये जो पिगमेंट्स हैं दे हेल्प इन ट्रैपिंग लाइट और फिर उसको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। दूसरे टाइप का क्लोरोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट। फिर से वर्ड आ रहा है क्रोमा। क्रोमा इज इट्स लाइक कलर, राइट। तो इनके पास फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग कलर्स देते हैं, जिसकी वजह से दे कैन बी येलो इन कलर, ऑरेंज इन कलर और रेड इन कलर। तो ये क्रोमा दे रहा है, कलर दे रहा है। एक चीज याद रखना, कैरोटीनॉइड क्रोमोप्लास्ट के पास भी है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी है। क्लोरोप्लास्ट के पास फैट इनसॉल्यूबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं और क्रोमोप्लास्ट के पास फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस, दैट मीन्स इनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता। तो ये क्या करते हैं फिर, अभी आपने पढ़ा कि प्लास्टिड्स के पास पिगमेंट्स हैं, तो ये जब इनके पास पिगमेंट्स ही नहीं है, कलरलेस पिगमेंट्स से कोई कलर नहीं दे रहे, तो ये इनका काम क्या है, ये कोई भी किसी भी न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो ल्यूकोसाइट्स जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखते हैं उनको हम अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। जो ऑयल या फैट स्टोर करते हैं उनको हम इलेयोप्लास्ट बोलते हैं। और जो प्रोटीन स्टोर करके रखते हैं उनको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, राइट। एमाइलोप्लास्ट, plastids, leucoplasts that store carbohydrate, right. Eleoplast that stores oils and fats, and eleuroplast that stores proteins. This table is very important for each and every government exam, right. नेक्स्ट, अब डिटेल में हमको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। सो क्लोरोप्लास्ट आपको ज्यादातर मीजोफिल सेल्स में मिलेंगे, राइट। इनका शेप और इनका नंबर वेरी करता है। किसी में ये 1 पर सेल भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 20 से 25 भी हो सकते हैं पर सेल। सो अगर जैसे हम एग्जाम्पल है यहाँ के आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एग्जाम्पल कि पर सेल कितने हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी, इसके पास 1 क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल। और मीजोफिल सेल्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसमें 20 to 24 या 25 होते हैं पर सेल नंबर बता रही हूं मैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास में 1 पर सेल होता है और मीजोफिल सेल्स में 20 to 25 या 24 पर सेल होता है, ओके। दे आर ऑल्सो लाइकवाइज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, ये ज्यादातर मटेरियल को अपने अंदर से पास नहीं होने देती एज कंपेयर टू द इनर मेम्ब्रेन, राइट। इनके अंदर जितना भी स्पेस होता है ना, ऑल द स्पेस इनसाइड this chloroplast, no, this is known as stroma, right. Stroma क्या है, it is the inner space, internal space of chloroplast. Entire internal space of chloroplast is known as stroma. Stroma में आपको दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरह से ना छोटे छोटे आपको जैसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। सो यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रोमा हैज थाइलेकॉइड्स। ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, एंड दे आर अरेंज्ड, राइट। ये एक जैसे एक पाइल ऑफ कॉइन आप बना दो, एक के ऊपर एक कॉइन आप रखते रहो, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो आप स्टॉक लगा दो, स्टॉक अरेंज कर दो, तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, एक के ऊपर एक जब थाइलेकॉइड्स अरेंज्ड होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेना, राइट। सो एक सिंगल ग्रीन कलर का ये एक जो है, दिस इज थाइलेकॉइड, राइट। एक ग्रीन फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर क्वाइन के जैसा, दैट इज नोन एज थाइलेकॉइड। और इस पूरे ग्रुप को जो एक के ऊपर एक रखे हुए ना, इन पूरे ग्रुप को आप क्या बोलते हो, ग्रेना, राइट। व्हेन थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ पाइल, राइट, दैट इज नोन एज ग्रेना, ओके। They have enzymes required for carbohydrate and protein synthesis, right. The entire space enclosed is known as lumen, stroma और lumen. हर एक थाइलेकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है, जैसे ये एक थाइलेकॉइड है, ठीक है, इसके अंदर का जितना भी स्पेस है,
इसके अंदर का जितना भी स्पेस है, इस पूरे स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमेन, राइट? सो द एंटायर स्पेस, the entire space of chloroplast is known as stroma, and the internal entire space of a thylakoid is known as, this is thylakoid, एक थाइलेकॉइड है ये, थाइलेकॉइड के अंदर का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन, राइट? और इसी ल्यूमेन के अंदर ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी ल्यूमेन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, पिगमेंट्स जो होते हैं वो इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगेन, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसके पास भी खुद का सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड इट ऑल्सो हैज 70s राइबोसोम, राइट? तो वो जो दो ऑर्गेनेलीज की बात हम कर रहे थे जिनके पास खुद का राइबोसोम होता है, सेल के पास तो है, तो साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होगा सेल के, बट इनके पास भी, इनके मैट्रिक्स में भी अलग से राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज, दोस टू ऑर्गेनेलीज आर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली इज राइबोसोम, राइबोसोम की बात कर रहे थे हम, तो नेक्स्ट राइबोसोम में आ जाता है। राइबोसोम मैंने आपको बताया था, दे आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से विजिबल है, एंड द साइंटिस्ट जिसने इसकी डिस्कवरी की थी वाज जॉर्ज पैलेड इन 1953. They are composed of ribonucleic acid, RNA and protein. Very important, very important. See, ये जो आपका चीज है ना, ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगा अच्छे से समझने में 12th क्लास में। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जो दो चैप्टर्स है ना, स्पेशली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? वो पूरे चैप्टर में बहुत बार आप ये पढ़ोगे। राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसमें राइबोसोम्स का, स्पेशली जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो उसमें राइबोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वहां पे आपको पता चलेगा, राइट? सो आरएनए इट इज कंपोज्ड ऑफ, सॉरी, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। कुछ आरएनए प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ओके? एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। यूकैरियोटिक में, अब मैं ये आपको बता चुकी थी कि एक स्मॉलर यूनिट होती है, एक बिगर यूनिट होती है, तो ये जो आपको ये पर्पल कलर से दिख रहे, दिस इज अ बिगर यूनिट, और ये जो पिंक कलर से दिख रहे, दिस इज द स्मॉलर यूनिट, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल, वहां पे आपने देखा था कि 50 एस था बिगर यूनिट, और स्मॉलर यूनिट था 30 एस, राइट? और वो जो एस है दैट इज द सिवर्ट्स यूनिट। सिवर्ट्स यूनिट क्या करती है, मैंने तब भी बताया था, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये इनडायरेक्ट इसके साइज का मेजरमेंट है, प्लीज इसको प्लस नहीं करना होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। यूकैरियोट्स में होता है बिगर यूनिट इज विल बी ऑफ 60s एंड द स्मॉलर यूनिट ऑफ विल बी ऑफ 40s, सो प्लीज डोंट प्लस इट एंड से कि ये तो 100 बन रहा है, नहीं, इट इज 80s, ओके? चलिए, इजी है राइबोसोम। नेक्स्ट आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, जैसे आपने पढ़ा कि आपके पूरा बॉडी में एक बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप स्केलेटन बोलते हो, उसके ऊपर सारी मसल्स हैं और उसके अंदर सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, राइट? तो वो जो फ्रेमवर्क है बॉडी का, वो बोन्स ने बनाया। ऐसे ही यहाँ पे जो एंटायर सेल का फ्रेमवर्क है, साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, सेल का फ्रेमवर्क कौन दे रहा है? साइटोस्केलेटन, राइट? तो साइटोस्केलेटन के पास कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है? कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। ये सारे फिलामेंट्स स्ट्रक्चर मिलकर एक स्ट्रक्चर, आउटर फ्रेमवर्क बना देते हैं सेल का, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज आने लगते हैं, एंड दे स्टार्टिंग परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। सो इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, उसको मोटिलिटी दे रहा है, मेंटेनेंस ऑफ इट्स शेप, जो शेप दिया है सेल वॉल ने सेल को, उसको मेंटेन करने में मदद कर रहा है। जैसे हमारा स्केलेटन हमारी पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है, बोन से जो बना है, और वही हमारी बॉडी का शेप डिसाइड कर रहा है, राइट? उसको मेंटेन करके रख रहा है, सपोर्ट दे रहा है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, पूरे जितना भी एरिया है, जितना भी इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, विसरल पार्ट है पूरा बॉडी का, वो बोन्स ने ही तो सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो सेम यही चीज यहाँ पे कर रहा है साइटोस्केलेटन, ओके? नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला बहुत अच्छे से पूछा जाता है, बिकॉज ये कई बार आपको ये डायग्राम बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और इस पे आपको लेबल करवा देगा कोई भी चीज, और उसका फंक्शन पूछ लेगा। सो सीलिया एंड फ्लैजेला, दे आर द आउटग्रोथ ऑफ सेल। हम पढ़ चुके हैं कि फ्लैजेला तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता था, सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, हम पढ़ चुके हैं, राइट? सबसे पहले सीलिया देखते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, तो ये सेल पे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे,
राइट, एंड दे परफॉर्म अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सीलिया दे आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, दे आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे वर्क्स लाइक ओर्स। ओर्स मतलब वो जिससे आप बोट चलाते हो ना, वो जो होता है, राइट, उन्हें ओर्स बोलते हैं, राइट। एंड दे कॉज मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। जैसे आप क्या करते हो जब बोट चलाते हो, तो आप क्या करते हो, पानी को मूव करवाते हो और उसकी वजह से आप एक पुश लगता है जिससे बोट आगे जाती है, तो वो ओर्स की तरह ही काम कर रहा है। तो वो सेल को तो मूवमेंट करवा रहा है, आसपास का जो फ्लूइड है ना उसको मूव करवा के सेल को आगे की तरफ बढ़ा रहा है। तो इस तरीके से फंक्शन करता है सीलिया, राइट। ये छोटे होते हैं और दे आर न्यूमरस इन नंबर। फ्लैजेला अगर कंपेरेटिवली देखें तो सीलिया से बड़ा होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट ओनली। ये सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट नहीं करा रहा है, सेल मूवमेंट ही कराता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला थोड़ा सा डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से, राइट। एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें हम, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला का। इस पूरे अंदर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सोनीम, एक्सोनीम। एंड दिस इज अ 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट बहुत पूछा जाता है, बट ये है क्या? 9+2 अरेंजमेंट है कि ये जो पूरा फ्लैजिला है ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। और माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये 9+2 अरेंजमेंट देते हैं। मतलब ये आपको दिख रहा है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल ये हो गया, राइट, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये है। सी दिस इज वन माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज द अदर। ये आपस में अरेंज्ड है। ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं। ये जो दो माइक्रोट्यूब्यूल आपस में प्रेजेंट है, साथ साथ जुड़े हुए प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट, राइट। सो ये दो इस तरह से अरेंज्ड है, ओके, एंड पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। तो 9 पेरिफेरल डबलेट्स प्रेजेंट है और सेंटर में दो प्रेजेंट है अलग अलग। देखो ये आपस में ना एक साथ नहीं है, अलग अलग है। although they are connected with a bridge, right, this is known as bridge. This is a green color line, this is a bridge, right. So these are central microtubules, these are central microtubules. Okay, this is known as 9+2। पेरीफेरी पे 9 डबलेट्स हैं और सेंट्रल में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इंडिविजुअल, राइट। दिस इज नोन एज 9+2 अरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब ये जो इन सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है, दिस इज नोन एज सेंट्रल शीथ। दे आर कवर्ड, दे आर सराउंडेड बाय सेंट्रल शीथ, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, enclosed by central sheath connected to peripheral doublets, right. Radial spoke interconnected by linkers and 9 radial spokes are there। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना कि डबलेट सेंट्रल शीथ से किसके थ्रू अटैच्ड है, ये आपको दिख रहा है, ये एंटीने लाइक स्ट्रक्चर्स। दिस इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। तो रेडियल स्पोक का फंक्शन क्या है? ये पेरिफेरल डबलेट्स को सेंट्रल शीथ से कनेक्ट करता है, ओके, लिंकर्स की तरह काम करेगा, ओके, राइट। सो दिस इज द एक्सोनीम 9+2 अरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू सेंट्रोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम ये दोनों जो होता है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक्चुअली सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेली है और ये दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिन्हें हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं। सो आप बोल सकते हो कि प्रॉपरली अगर इसको बोले तो दिस इज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम दो सब यूनिट से मिला है, मिलकर बना है, विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड दैट इज नोन एज सेंट्रियोल्स। तो जैसे एक इस तरह से सेंट्रियोल प्रेजेंट है, राइट, एंड एक इस तरह से सेंट्रियोल प्रेजेंट है, दे आर अटैच टू ईच अदर, दीज आर सेंट्रियोल्स। ये दोनों क्या है? सेंट्रियोल, दीज आर सेंट्रियोल्स, राइट। और ये पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? सेंट्रोजोम, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम होता है एज कंपेयर टू फ्लैजिला, ठीक है। इनके अंदर ऐसे जैसे वहां पे आपने पढ़ा कि डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास ट्रिपलेट होते हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे एक साथ, राइट।
और इनके पास ना जैसे आप पेरिफेरल फिब्रिल्स की बात करो, सो दे आर ट्रिपलेट एंड दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का मिलकर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होंगे, ट्रिपलेट होते हैं। तो इस तरह से जैसे आपने देखा कि अभी यहाँ पे जो डबलेट्स थे वो 9 थे, ये भी 9 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 9 ही माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे, बट कितने होंगे, बट किस फॉर्म में होंगे, ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे। तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल आपस में अटैच होके 9 टाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो 9 हो गया। सेंटर में इनके पास सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, उसे आप बोलते हो, दैट इज ऑल्सो प्रोटीनियस इन नेचर, उस सेंटर पोर्शन को आप बोलते हो हब, राइट, विच इज कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स विद द रेडियल स्पोक, सेम वही चीज। ठीक है, ओके, 9 ट्रिपलेट्स बाहर प्रेजेंट है। ओके, और सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेंटर पोर्शन, टू द हब, राइट। जैसे ये सेंटर पोर्शन हो गया हब, राइट, इसके चारों तरफ 9, इसके चारों तरफ इस तरह से ट्रिपलेट की फॉर्म में 9 प्रेजेंट होंगे। अभी आई डोंट नो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बने हैं ये, बट ये 9 होंगे, राइट। और ये दिस इज हब, दिस इज हब, और ये अंदर की तरफ इस तरह से अटैच होंगे टू द हब विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। दिस इज रेडियल स्पोक। ये मैं बहुत अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही हूँ, बाहर से ये इस तरीके से दिखेंगे सिलिंड्रिकल शेप में, बट इनर स्ट्रक्चर इनका सेम ऐसे होगा जैसे फ्लैजेला का होता है। बट यहाँ पे ट्रिपलेट्स होंगे, पेरिफेरल में ट्रिपलेट्स होंगे, इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। ओके, एंड सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, दे आर हेल्पफुल फॉर दिस, फॉर फॉर्मिंग बेसल बॉडी ऑफ सीलियर फ्लैजिला। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब स्पिंडल लाइक फॉर्मेशन करते हैं। जब एनिमल सेल डिवाइड करता है तो वो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं ना, वो स्पिंडल फाइबर्स भी सेंट्रियोल की वजह से बनते हैं। तो जिस जिसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होकर, जिन जिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होंगे वो डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट, जिन जिन सेल में एनिमल सेल में सेंट्रियोल नहीं होंगे वो डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सेल डिवीजन करने के लिए सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स जरूरी है। और स्पिंडल फाइबर कौन बना रहा है, सेंट्रियोल्स, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट सेल ऑर्गेनेली इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम सबको पता है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये बेसिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनक्लोज करके रखता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, राइट। किस फॉर्म में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो अब हम देखते हैं। सो न्यूक्लियस, इट्स द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, राइट। ये क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसी के अंदर डीएनएज एंड जीन्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होता है, राइट। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स से बना होता है, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, एंड सम स्पेरिकल बॉडीज आर देयर जिनका नाम है न्यूक्लियाई या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन बहुत पूछा जाता है, न्यूक्लियोलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने अलग से एक स्लाइड बनाया हुआ है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप अभी न्यूक्लियस का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक है, दो मैम्ब्रेन्स पेरिफेरल पैरेलल जाती हैं एक दूसरे से, दो मैम्ब्रेन्स जाएंगी लाइक दिस, जैसे ये एक मैम्ब्रेन है, ठीक है, और एक ये दूसरी मैम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब किसी किसी पॉइंट पे होगा कि ये मैम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज कर जाएंगी, किसी किसी पॉइंट पे ये मैम्ब्रेन्स दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी, राइट। इस इन फ्यूजन पॉइंट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन इज द इंटरप्टेड पार्ट, जहां पे न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड हो जाता है, जैसे ये एनवेलप चल रहा है, एक अंदर वाली चल रही है, इनर मैम्ब्रेन चल रही है, ये आउटर मैम्ब्रेन चल रही है। किसी किसी पॉइंट पे इनर मैम्ब्रेन और आउटर मैम्ब्रेन क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू मैम्ब्रेन्स। एक रास्ता बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आने के लिए, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियर पोर, राइट।
न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ लिविंग सेल्स में ये एब्सेंट होता है या फिर कुछ मैच्योर होने के बाद इसको लैक कर जाते हैं, जैसे एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स। एरिथ्रोसाइट्स आर व्हाट? आरबीसी। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा गया है, किन के पास, किन लिविंग सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज ये माना जाता है कि सारे लिविंग सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है। कौन से लिविंग सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता? विच लिविंग सेल लैक nucleus, right? And that is matured human RBC, matured या mammalian RBC आप बोल सकते हो। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सीव ट्यूब्स में जो वेस्क्यूलर बंडल के सीव ट्यूब्स होते हैं उनमें एब्सेंट होता है, राइट? तो लिविंग सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो है आरबीसी, mammalian RBC you can say. It is very important for all competitive exams, mammalian RBC and sieve tube of plant cell. ओके, अब आता है न्यूक्लियोलस जो मैंने आपको बताया था। सो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जितना भी न्यूक्लियर मैट्रिक्स है ना, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी स्पेस है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो इम्पोर्टेंट उसका हो गया स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रोमैटिन थ्रेड्स, डीएनए, ये इस तरीके से जो प्रेजेंट होता है, दिस आर क्रोमैटिन थ्रेड्स, राइट? धीरे धीरे कंडेंस होके ये क्रोमोसोम्स बनते जाएंगे। ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, 26 23 क्रोमोसोम्स आ गए, राइट? दूसरा जो यहाँ पे जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ये तो पता ही रहता है क्रोमैटिन जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये स्फेरिकल बॉडीज होते हैं, जैसे इस तरह से, दिस इज, ये जो पूरा, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्फेरिकल बॉडी, दिस इज न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस, राइट? ये सारा स्पेस जो है अंदर, दिस इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और इसके अंदर बीच बीच में क्रोमैटिन थ्रेड्स पड़े होंगे, सो दिस इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स यू कैन से, दिस इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और ये जो इस तरीके का बड़ा सा स्फेरिकल शेप दिख रहा है आपको, दिस इज न्यूक्लियोलस। नॉन मेम्ब्रेन कंटेंट होता है, कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से कॉन्टिन्यूएशन में होता है। साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए, ठीक है? न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरआरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है। देखो न्यूक्लियोलस आरआरएनए बनाएगा, आरआरएनए मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम्स बनाते हैं। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो हमने आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है। क्यों? क्योंकि ये आरआरएनए बनाएगा, आरआरएनए से राइबोसोम्स बनेंगे और वो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर लेयर पे प्रेजेंट हो जाएंगे, राइट? दैट इज सो साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, larger and more in number of nuclei present in cells which are actively wearing out protein synthesis. वो सेल्स जो बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं उनको क्या चाहिए? राइबोसोम्स चाहिए, क्योंकि राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो वो सेल्स जो बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे उन्हें बहुत ज्यादा राइबोसोम चाहिए, तो इसीलिए उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस, उनके उन सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियोलस होता है। क्योंकि न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है? आरआरएनए बनाना। आरआरएनए से क्या बनेगा? राइबोसोम बनेंगे। राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। सी दिस इज अ साइकिल, यू नो। न्यूक्लियोलस ज्यादा होंगे तो ज्यादा आरआरएनए बनेगा, ज्यादा आरआरएनए बनेगा तो ज्यादा राइबोसोम्स बनेंगे। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि राइबोसोम्स किससे मिलकर बनते हैं? कुछ प्रोटीन से और आरएनए से मिलकर बनते हैं। तो आरआरएनए नाम से पता चल रहा है भाई, राइबोसोमल आरआरएनए। तो वो आरआरएनए जो राइबोसोम बनाता है उसे आप क्या बोलते हो? आरआरएनए, ठीक है? वो आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जितना ज्यादा उतने ज्यादा राइबोसोम्स, जितने ज्यादा राइबोसोम्स उतना प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? सो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने पढ़ा कि जिसकी जितनी ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी ही एनर्जी नीड को कंप्लीट करने के लिए उतना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। सेम गोज फॉर दिस, जिस न्यूक्लियस, जिस सेल के पास ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करना है जिस सेल को, उसके न्यूक्लियस के पास ज्यादा न्यूक्लियोलस होंगे ताकि ज्यादा राइबोसोम्स बने जो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, राइट? अब जब हम क्रोमैटिन थ्रेड्स पढ़ रहे हैं तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन आप देखोगे कि जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं ना, उस वहां पे आप देखो ये एक क्रोमैटिन थ्रेड है, ये दूसरा है, ये दो क्रोमैटिन है, राइट? ये जो दो क्रोमैटिन होते हैं या जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पास बीच में ये देख रहे हो आप, एक ये तो पूरे पूरे इस तरह से जा रहे हैं, बट बीच में ना ये हल्का सा फ्यूज कर जाते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम बोलते हैं काइनेटोकोर।
काइनेटोकोर। बट कुछ राइबोसोम्स सॉरी कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी होता है, और उनके स्ट्रक्चर में ना कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा, लाइक दिस, राइट। दीज आर नोन एज सैटेलाइट्स, दीज आर नोन एज सैटेलाइट्स। तो इनको बोल देते हैं हम सैटेलाइट क्रोमोसोम, राइट। ये होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सबके पास प्रेजेंट नहीं होगा। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सबके पास प्रेजेंट होता है, जिसे आप काइनेटोकोर बोलते हो। बट कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन को हम बोल देते हैं सैटेलाइट्स, राइट। ये कुछ कांस्टेंट लोकेशन पे ही प्रेजेंट होते हैं और बहुत स्मॉल फ्रेगमेंट्स के जैसे अपीयर होंगे, जैसे मैंने ये बताया, वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स के जैसे ये अपीयर होंगे, राइट। सैटेलाइट्स बोलते हैं इनको, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, राइट। माइक्रोबॉडीज, अभी माइक्रोबॉडीज हम देखते हैं। पहले जब क्रोमोसोम की बात चल रही है तो पहले क्रोमोसोम कंप्लीट कर लेते हैं। क्रोमोसोम आपको ड्यूरिंग सेल डिवीजन ना अलग अलग स्टेजेस आपने देखी है बहुत सारे। एक मेटाफेज आता है, प्रोफेज आता है, मेटाफेज आता है, ठीक है, एनाफेज आता है, टीलोफेज आता है। तो अलग अलग फेज में ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर। ये जो काइनेटोकोर आप देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज, मतलब काइनेटोकोर इज द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको आप ये सेंट्रोमेयर बोलते हो, राइट। तो सेंट्रोमेयर को कवर करके रखा हुआ है काइनेटोकोर ने, ठीक है। तो काइनेटोकोर भी आप लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। काइनेटोकोर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसके पोजीशन के बेसिस पे जो शेप होता है क्रोमोसोम का वो चार तरीके से होता है। नंबर वन इज मेटासेंट्रिक, बिल्कुल सेंटर में। दिस नंबर वन इज मेटासेंट्रिक, दिस इज मेटासेंट्रिक। जब बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, सॉरी, ठीक है। तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे आपको, एक ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, दोनों इक्वल हाफ मिलेंगे, इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेगी। दिस इज नोन एज मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट इज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक होता है जब थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा सेंटर से अवे चला जाएगा, राइट। तो एक आर्म थोड़ी सी आपको बड़ी दिखेगी और एक आर्म थोड़ी सी छोटी दिखेगी, दैट इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। थर्ड वन इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक होता है जब वो थोड़ा सा और ज्यादा सेंटर से दूर चला जाएगा और बहुत, एक आर्म आपको एक्सट्रीमली शॉर्ट दिखेगी और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग दिखेगी, राइट। दिस इज एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड दिस आर्म इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, तो और ज्यादा आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। लास्ट इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में होता है जब एक ये काइनेट सेंट्रोमेयर जो है बहुत ज्यादा बिल्कुल टर्मिनल पे चला जाता है, तो एक तो आर्म आपको दिखनी ही बंद हो जाती है और दूसरी आपको बहुत ज्यादा लंबी प्रॉपरली विजिबल होगी। ये धीरे धीरे ना दोनों क्रोमैटिन थ्रेड्स को ना अलग कर देता है, धीरे धीरे मूव करता करता अलग कर देता है। तो ये बिल्कुल टर्मिनल पे आ गया, दिस इज द टर्मिनल सेंट्रोसोम। टर्मिनल सेंट्रोमेयर, मैं बार बार सेंट्रोसोम बोल रही हूँ, दिस इज टर्मिनल सेंट्रोमेयर। सो दीज आर फोर शेप्स ऑफ योर क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। मेटासेंट्रिक बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर सब मेटासेंट्रिक, और ज्यादा एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आर्म एक्रोसेंट्रिक, और एक बिल्कुल टर्मिनल जिसमें आपको एक आर्म दिखे ही ना और एक प्रॉपरली दिखे, दैट इज टीलोसेंट्रिक, राइट। लास्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल वेसाइकल्स, दे हैव वेरियस एंजाइम एंड दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में नहीं होते। माइक्रोबॉडीज नाम से पता चल रहा है, बहुत छोटे छोटे वेसाइकल स्ट्रक्चर्स होंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइम्स अपने अंदर रखते हैं, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर सेल, ओके। एंड यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे कंप्लीट होता है, एंड अलोंग विद दैट पूरा सेल चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। दिस कंप्लीट दीज टू, एक प्रीवियस वीडियो में इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल और आज यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों में जितना भी सेल्यूलर कंटेंट हो सकता था वो सारा मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर 11th क्लास, फॉर योर नीट, ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट। बिकॉज सेल एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, जिसमें बायो का प्रोपोर्शन दिया रहेगा। अगर बायो पार्ट है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो सेल तो डेफिनेटली उसका पार्ट होगा। एंड दिस कंटेंट एंड दीज टू lectures, they are more than enough to learn about cell, okay। मैं इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, पूरा ये पीपीटी वहां प्रोवाइड कर दूंगी लिंक में, और
प्लस आपको जो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी प्रोकैरियोटिक सेल, उसका भी मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी। तो ये देखने से पहले वो देखना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सेल क्या है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल से हमने स्टार्ट किया था, राइट।